तो दोस्तों हाल ही में जापान की तरफ से एक ऐसा डिसीजन लिया है जिससे चाइना भड़क भी गया है और डर भी रहा है। और ये डिसीजन है द्वितीय विश्व युद्ध के 75 साल गुजरने के बाद फिर से एक बार जापान को एयरक्राफ्ट कैरियर शक्ति से संपूर्ण करना। बताया जा रहा है कि जापान अपने बेड़े में एयरक्राफ्ट कैरियरों को शामिल करेगा। और दोस्तों इससे अब चाइना परेशान भी है और घबरा भी रहा है। चाइना का कहना है कि जापान फिर से द्वितीय विश्व युद्ध जैसे अपने एम्बिशन को बढ़ाना चाहता है और इसी कारण एयरक्राफ्ट कैरियर को बना रहा है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को 75 साल के बाद जापान के द्वारा फिर से एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के इस घटना के बारे में बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि जापान के एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने से अब चाइना क्यों घबराया हुआ है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के दरमियान जापान अमेरिका के बराबर में एयरक्राफ्ट कैरियर का पावर रखता था। इवन अगर देखा जाए तो उस दरमियान अमेरिका के बाद सबसे अधिक एयरक्राफ्ट कैरियर किसी देश के पास था तो वो था जापान। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान की तरफ से अपने बेड़े में कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर को शामिल नहीं किया गया। हालांकि दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि जापान एयरक्राफ्ट कैरियरों को बनाने का समर्थ नहीं रखता है। 275 साल पहले ही जापान की तरफ से उस जमाने के सबसे बेहतरीन और सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियरों का निर्माण किया गया था। पर दोस्तों एक तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान के अंदर कुछ ऐसे नियमों को बनाया गया है जिसके कारण जापान इस तरीके के ऑफेंसिव हथियारों का निर्माण नहीं कर रहा था। पर अब बताया जा रहा है कि जापान उभरते हुए खतरे को देखते हुए अपने पुराने डिसीजन को बदलते हुए ऐसे हथियारों का भी निर्माण करेगा जो जापान के सुरक्षा को पुख्ता करने के साथ साथ इस रीजन में फिर से स्टेबिलिटी को बरकरार करेगा। दोस्तों रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जापान अपने जो दो बड़े हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉयर जेएस इजुमो और जेएस कागा है उसे अब एयरक्राफ्ट कैरियर में तब्दील करेगा। और दोस्तों इस खबर को सुन के सबसे अधिक तिलमिलाहट चाइना के अंदर आया है। चाइना के द्वारा जापान के इस डिसीजन को फिलहाल क्रिटिसाइज किया जा रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो चाइना खुद अपने बेड़े में 10 एयरक्राफ्ट कैरियरों को शामिल करने का सपना देख रहा है और अपने बेड़े में अब तक 2 एयरक्राफ्ट कैरियरों को शामिल करने के साथ साथ तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर को लॉन्च करने का भी तैयारी कर रहा है। दोस्तों चाइना का कहना है कि जापान अपने बेड़े में एयरक्राफ्ट कैरियरों को शामिल करके द्वितीय विश्व युद्ध के समय के एग्रेशन को फिर से शुरू करना चाहता है। दोस्तों यहाँ पे चाइना का कहना है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जिस तरीके से जापान के द्वारा चाइना के अधिकतम क्षेत्र को कब्जा कर लिया गया था और जिस तरीके से चाइना को कई सालों तक गुलाम बना के रखा गया था, जापान फिर से उस चीज को दोहरा सकता है। हालांकि दोस्तों वो जो घटना था वो क्रूर और बर्बरतापूर्ण था, लेकिन चाइना जो अब कर रहा है इसमें भी कोई अंतर नहीं है। तो दोस्तों जापान के एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर जो खबर आ रहा है वो असल में कुछ और नहीं बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मतलब करीबन 75 साल के बाद पहली बार जापान के तरफ से उठाया गया एक बड़ा कदम है। इसके अंतर्गत लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक जेएस इजुमो को एक मिनी एयरक्राफ्ट कैरियर में जो तब्दील किया जा रहा है वो सही ढंग से आगे बढ़ रहा है और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जल्दी ये रेडी भी हो जाएगा। दोस्तों जेएस इजुमो को जब जापान की तरफ से निर्माण किया गया था तब इसे एक हेलीकॉप्टर कैरियर के रूप में ही निर्माण किया गया था, पर जापान के नियमों के कारण इसे हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉयर का नाम दिया गया। हालांकि दोस्तों हाल फिलहाल के सालों में चाइना के जो इंडो पैसिफिक के अंदर एग्रेशन है उसने ही जापान को अपने नियमों को बदलने के लिए मजबूर कर दिया और इजुमो को एक मिनी एयरक्राफ्ट कैरियर में तब्दील करने के इरादे को भी आगे बढ़ाया। दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि इजुमो के साथ साथ इसके जो सिस्टर कैरियर मतलब जेएस कागा है उसे भी एक मिनी एयरक्राफ्ट कैरियर में तब्दील किया जाएगा। दोस्तों रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि जेएस इजुमो के जो रिनोवेशन है उसके पहला राउंड का शुरुआत हो चुका है, जबकि इस साल के शुरुआती समय में दूसरे जहाज मतलब जेएस कागा का भी रिनोवेशन का शुरुआत किया गया। रिपोर्ट में यह बताया जा रहा है कि जेएस इजुमो के रिनोवेशन में करीब करीब $30 मिलियन खर्चा होने वाला है। पिछले साल के अक्टूबर महीने में पहली बार 2 F-35B एयरक्राफ्ट ने भी जेएस इजुमो के डेक के ऊपर लैंड किया था। हालांकि ये एयरक्राफ्ट जापानीज बेड़े का नहीं बल्कि अमेरिकी मरीन कोर का था और इस लैंडिंग मिशन के दरमियान एक तरफ जहां पे जेएस इजुमो को टेस्ट किया गया तो वहीं पे अमेरिकी मरीन कोर के F-35B एयरक्राफ्ट को भी ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लैंड करने के क्षमता को जांचा गया। दोस्तों रिपोर्ट में यही बताया जा रहा है कि F-35B एयरक्राफ्ट के इस तरीके के एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लैंड करने के क्षमता के साथ साथ अब जापान के पास ऐसा मिनी एयरक्राफ्ट कैरियर है जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग मिशनों को अंजाम दे सकेगा। हालांकि ये जापान के जो सेल्फ डिफेंस नेवल फोर्स है उसकी क्षमता को भी बढ़ाएगा और समुद्र के अंदर एयर डिफेंस के साथ साथ एयर पेट्रोलिंग को भी मजबूत कर सकेगा। दोस्तों इस तरीके के टेस्ट को अंजाम देने के बाद जहां पे चाइना का तिलमिलाहट बढ़ा तो वहीं पे जापान के मीडिया हाउसेस के तरफ से भी बताया गया कि जिस तरीके से साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी और इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के द्वारा एग्रेशन बढ़ाया गया और जिस तरीके से चाइनीज नेवी के प्रेजेंस को जापान के आसपास के क्षेत्र में बढ़ाया जा रहा है, इसे काउंटर करने को लेकर जापान को इस तरीके के जहाजों का आवश्यकता था और यही कारण है कि हाल ही में ही बनाया हुआ 2 हेलीकॉप्टर कैरियर को एयरक्राफ्ट कैरियर में तब्दील करने के लिए $multi-million के
प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर इस्तेमाल होने वाले फाइटर एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो जापान के तरफ से ऑलरेडी 42 F-35B एयरक्राफ्टों को लॉकहीड मार्टिन से खरीदने को लेके ऑर्डर दिया जा चुका है, पर इनमें से पहला एयरक्राफ्ट जापान को नेक्स्ट ईयर ही मिलना पॉसिबल होगा। दोस्तों जापान असल में F-35B एयरक्राफ्टों के इन मॉडलों को अपने इन मिनी एयरक्राफ्ट कैरियरों के लिए ही खरीद रहा है। पर अगर दोस्तों नेक्स्ट ईयर जापान को F-35B मिलेगा तो इसका सिंपल मतलब यह है कि जापान के जो इजुमो एयरक्राफ्ट कैरियर के क्रू है उसके ट्रेनिंग के लिए जापान को अमेरिकी मरीन कोर की मदद लेना आवश्यक होगा, ताकि जापान अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर F-35B एयरक्राफ्टों के वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग का अभ्यास कर सके। दूसरी तरफ अगर अमेरिका को देखा जाए तो अमेरिका हमेशा से ही अपने ऐसे एलाई के मदद के लिए आगे आता है, और ऊपर से अगर वो एलाई चाइना के खिलाफ अमेरिका के मजबूती को मजबूत करता है तो ऑब्वियसली अमेरिका की तरफ से ऐसे मदद में कोई देरी नहीं किया जाता है। अमेरिकी मरीन कोर को अगर देखा जाए तो मरीन कोर के बेड़े में करीब करीब 100 F-35B शॉर्ट टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग एयरक्राफ्ट है। हालांकि दोस्तों अमेरिकी मरीन कोर के तरफ से खाली जापान को ही F-35B एयरक्राफ्टों को ऑपरेट करने में मदद नहीं किया जा रहा है, बल्कि अमेरिकी मरीन कोर ब्रिटिश नेवी को भी F-35B एयरक्राफ्टों के ट्रेनिंग से असिस्ट कर रहा है, जिसका इस्तेमाल ब्रिटिश नेवी के तरफ से HMS क्वीन एलिजाबेथ जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर और उसके सिस्टर कैरियर HMS प्रिंस ऑफ वेल्स में इस्तेमाल किया जाना है। इसके अलावा F-35B एयरक्राफ्ट इटालियन एयरक्राफ्ट कैरियर ITS कैवोर के ऊपर भी लैंड किया और वहां से टेक ऑफ किया है। हालांकि दोस्तों जापान के तरफ से जब इस तरीके के डिसीजन लिया गया तो कोई भी देश इसे लेके कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया और ना ही किसी के तरफ से जापान के डिसीजन को लेके कोई सवाल उठाया गया। पर जापान जब से अपने हेलीकॉप्टर कैरियर को एयरक्राफ्ट कैरियर में तब्दील करने के डिसीजन को आगे बढ़ाया है तब से चाइना के अंदर एक तरीके का तिलमिलाहट है। इवन चाइना की तरफ से तो इसे लेके प्रतिक्रिया भी आया है। चाइना का कहना है कि जापान फिर से वर्ल्ड वॉर 2 के जैसे अपने आप को ताकतवर बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है। दोस्तों चाइना की तरफ से तो जापान के सामने अपने इन इरादों को कैंसिल करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के दरमियान जापान को एक इविल पावर के रूप में दर्शाया गया था और उसी मौके का फायदा उठा के चाइना अब फिर से जापान के पुराने छवि को दिखा रहा है और ये बताने का प्रयास कर रहा है कि जापान अगर ताकतवर हुआ तो फिर से पुराने दौर को दोहराएगा। पर दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि नया जनरेशन में अगर कोई देश सबसे खतरनाक या फिर कहे तो सबसे खतरनाक मंसूबों को लेके आगे बढ़ रहा है तो वो है चाइना। ऊपर से अगर देखा जाए तो चाइना और जापान के बीच में संकाकू आइलैंड को लेके डिस्प्यूट भी है और दोस्तों चाइना का ये डिस्प्यूट केवल मात्र जापान के साथ नहीं बल्कि अपने सभी पड़ोसी के साथ है, इवन ऐसे देशों के साथ भी है जो चाइना का पड़ोसी नहीं है। ऊपर से दोस्तों चाइना खुद अपने मंसूबों को आगे बढ़ाने के लिए 10 एयरक्राफ्ट कैरियरों को निर्माण करने का इरादा रख रहा है, तो वहीं पे अगर जापान अपने हेलीकॉप्टर कैरियर को मिनी एयरक्राफ्ट कैरियर में तब्दील कर रहा है तो चाइना को क्यों चुभन हो रहा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो JS इजुमो और JS कागा है इसके जैसे जापान के पास 2 अन्य शिप भी है जो JS हायुगा और JS IS के नाम से पहचाना जाता है। पर दोस्तों ये इजुमो क्लास के जहाज के जैसे इतने ताकतवर या फिर कहे तो हाईली कैपेबल नहीं है। जापान के जो इजुमो क्लास के जहाज मतलब JS इजुमो और JS कागा है इसका निर्माण का काम साल 2011 से शुरू हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे पहले इजुमो को निर्माण किया गया जो साल 2015 में जापानीज सेल्फ डिफेंस फोर्स में जुड़ा, जबकि 2017 में कागा को जापानीज नेवी में जोड़ा गया। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसे हर एक जहाज को निर्माण करने के लिए जापान के द्वारा करीब करीब $1 बिलियन खर्चा किया गया। दोस्तों फिलहाल अगर देखा जाए तो इन जहाजों को F-35 कैरी करने के लिए रिनोवेट किया जा रहा है, लेकिन इससे पहले जब ये जहाज जापानीज नेवी के बेड़े में इस्तेमाल हो रहा था तब ये हेलीकॉप्टरों को कैरी करते हुए कई तरीके के मिशनों को अंजाम देने में समर्थ था, जैसे कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, रिकॉनेसेंस जैसे मिशन। इनमें से दोस्तों हर एक जहाज 400 जापानीज ट्रूप्स को और 7 ASW हेलीकॉप्टर के साथ 2 सर्च एंड रेस्क्यू हेलीकॉप्टरों को कैरी करने का क्षमता रखता था और ये एंटी सबमरीन ऑपरेशनों को भी असिस्ट करने में सक्षम था। हालांकि दोस्तों ये भी रिपोर्ट है कि इन जहाजों के ऊपर जापान V-22 ऑस्प्री जैसे एयरक्राफ्टों को भी तैनात करने का इरादा रख रहा है। दोस्तों हथियार के रूप में इस जहाज में जापान के द्वारा 2 क्लोज इन वेपन सिस्टम और 2 CRAM गाइडेड मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।